जिस हिसाब से हमारा इंदौर बढ़ रहा है तो ये प्रॉब्लम्स डेफिनेटली बढ़ेंगी ही। अब चूँकि प्रॉब्लम्स बढ़ रही तो इसको सॉल्व करने का कोई मैकेनिज़्म हमारे पास है या अगर नहीं है तो डेवलप होना चाहिए। उसके लिए हमें आज से ही कोशिश करना पड़ेगी। ठीक है, आप एक ओल्ड एज होम और ओल्ड केयर होम चला रहे हैं, लेकिन ऐसे क्या काउंसलिंग सेंटर्स इंदौर में एग्जिस्ट करते हैं और नहीं करते हैं, तो उनको शुरू करने के लिए क्या वो थॉट रखना चाहिए अब सोसाइटी को भी। तो बस वो थॉट वही है कि जब चीज़ें अगर प्रॉब्लम्स है तो सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे उन चीज़ के। तो ऐसा जब कुछ होता है, जैसे बोलते हैं ना कि डोमेस्टिक वायलेंस के लिए तो बहुत सारी चीज़ें बनी हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, महिला थाने चले जाइए या यहाँ कंप्लेन लॉन्च कर दीजिए। लेकिन अगर जैसे आप सीनियर सिटीज़न या पेरेंट्स के साथ अगर कोई वायलेंस हो रही है या किसी भी तरह से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो इसके लिए क्या कुछ अभी मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है या कुछ ऐसे हेल्पलाइन नंबर्स हैं? उसका पूरा अधिनियम है सर। ओके, है ना। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जागरूकता की थोड़ी सी कमी आ जाती है। एक पूरा अधिनियम है इसके ऊपर बेस्ड। ठीक है, ये भी मेरे को तभी पता पड़ा जब मैं अभी 2 साल से इस सेक्टर में आया हूँ पूरी तरीके से फुल फ्लेजेडली। मैंने एक बार एक मित्र से पूछा था कि यार भैया इनका परिवार है और मेरे को इनको वापस भेजना है। माय फ्रेंड, मेरा जो दोस्त है वो सामाजिक न्याय विभाग में काम करता है एक्चुअली, और ये सब जो चीज़ें होती हैं वो सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत ही आती हैं। अच्छा। सामाजिक न्याय विभाग के जो जॉइंट डायरेक्टर होते हैं उनके पास इतने पावर हैं सर कि अगर वो अपने लेटर पैड पे लिख के दे दें कि तुमको तुम्हारे बेटे को तुमको तुम्हारे पिता को या माता को अपने साथ रखना ही पड़ेगा, ओके, तो वो व्यक्ति मना नहीं कर सकता। अब इतने पावर हैं, इतने रूल्स बने हुए हैं लेकिन लोगों को नहीं पता। रूल्स बने हुए हैं बट लोगों को पता नहीं है। प्रॉब्लम वो है। भरण पोषण अधिनियम है पूरा वृद्धजनों का। तो इसका कुछ हेल्पलाइन नंबर भी है? सर हेल्पलाइन नंबर का तो मुझे भी अभी आइडिया नहीं है इसका। चलिए हम उसको ढूंढेंगे, अगर मिलेगा तो हम अपने इस एपिसोड में फ्लैश कर देंगे। अगर हो सके तो सर प्लीज़ करिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कई बार। मतलब मुझे तो कई बार ये चीज़ मेरे को बड़ा अच्छा लगा ये जान के मेरे को, और बहुत सिंपल प्रोसीजर है सर उसका। मतलब उसके लिए अगर मुझे कोई वृद्ध मिला है तो मेरे को उसका ब्लड रिलेटिव होने की भी ज़रूरत नहीं है। मुझे अगर कोई सड़क पर चलता कोई वृद्ध मिला है और मैं जाके कलेक्टर साहब के साथ पास जन सुनवाई में खड़ा हो जाऊँ कि साहब ये व्यक्ति हमको मिला है और ये इनके बच्चों ने इनको घर से निकाल दिया है। हाँ, या आसपास में हम देखते हैं डेली कोई माँ बाप को प्रताड़ित किया जा रहा है या बच्चे मिसबिहेव कर रहे हैं, तो हम खुद भी प्रोएक्टिवली कर सकते हैं कि अननेसेसरी चीज़ें बढ़ेंगी। तो वो सीधे जॉइंट डायरेक्टर जो हैं सामाजिक न्याय विभाग के हमारे, उनको वो आदेश दे देंगे। वो वहाँ से वो आदेश फॉरवर्ड करके मैडम अपने लेटर पैड पे अपने उस पर सिग्नेचर करके अगर वो आदेश निकाल देती हैं तो उसके बाद उस व्यक्ति को उनको रखना ही पड़ेगा। और सर उसका रेगुलर फॉलोअप होता है। अच्छा। है ना, ऐसा नहीं है कि आपने पत्र रख लिया, माता जी को भी दिखाने के लिए रख लिया, बाद में निकाल दोगे। नहीं, हम लोग सिर्फ दिखाने के लिए नहीं कर सकते। नहीं, उसका प्रॉपर फॉलोअप होगा। ओके, है ना। वहाँ से काउंसलर्स जाके देखेंगे, वहाँ से व्यक्ति जाके देखेगा, स्टाफ जाके देखेगा। सो दिस इज़ अ पार्ट कि जिसको मतलब आइडियली सोसाइटी में सर देखिए कहीं ना कहीं जो मैं शुरुआत में बोला था कि भय किसी ना किसी चीज़ का होना चाहिए। तो वो चीज़ है कि आप इस तरीके से तो नहीं निकाल सकते। है ना, आपको लाख समस्याएं हैं कि साहब अब ये स्वस्थ नहीं है, ये गंदा कर रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, ये वैसा कर रहे हैं, ये हमसे लड़ते रहते हैं। आप भी जब छोटे थे, जब आप 1, 2, 3, 4, 5 साल के थे, तब आपने भी बहुत कुछ ऐसे ही करा है। एक्चुअली क्या अभी मतलब बहुत पेरेंट्स को, हर पेरेंट्स को ये समझ में आती भी होगी बात। जैसे ठीक है, आज हमने चूँकि अभी मेरे पापा तो ठीक है अभी उस एज में नहीं है, लेकिन दादाजी को जब देखा तो वो कुछ ऐसी चीज़ें करते थे जो शायद मैंने अपने बचपन में की होगी, मुझे याद नहीं होगी, लेकिन अब जो वो मेरा बेटे ने की 3 साल 4 साल तक, जो उसने मुझे रातों में जगाया, जो मैं मना करने के बाद वो चीज़ें लगातार उसने की, या खाना नहीं खाना, ये ऐसी चीज़, तो मैं रिलेट कर पाया कि मतलब इसलिए शायद बोला भी जाता है कि बूढ़ा और बच्चा एक जैसा ही होता है और दोनों की टेक केयर वैसे ही करनी पड़ेगी। डीलिंग आपको वैसे ही रखनी पड़ेगी सर। आपको द वे ऑफ डीलिंग टू द एल्डरली पर्सन वो बहुत अलग होता है ना। आप उनके साथ आक्रोश से डील करने जाओगे तो वो आप जीवन में नहीं कर पाओगे, क्योंकि यही चीज़ अगर आपके माँ बाप ने आपके बचपन में आपके साथ की होती, तो जब आप 1 साल 2 साल 3 साल जब आप समझने वाली अवस्था में नहीं थे, तब आपको मतलब अगर बच्चों ने अपने माँ बाप को मस्ती में या गुस्से में भी आके चांटा भी लगा दिया हो, तो पिता ने या माँ ने पलट के उसको चांटा नहीं लगाया होगा उस समय पे, उसको प्यार से समझाया होगा या हंसते हंसते उस चीज़ को पास ऑन कर दिया होगा कि यार ठीक है बच्चा है ना।
पर अब जब वो वृद्ध एक ऐसी अवस्था में आ गया है जब वो उस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है या इतना चिड़चिड़ा हो गया है किसी ना किसी शारीरिक स्वास्थ्य समस्या के चलते या अकेलेपन के चलते, तो आप उसके साथ ये नहीं कर सकते कि आप उसको घर से निकाल दोगे। आपको उस समय पे उसको और उसकी नीड्स को समझने की आवश्यकता है ना। मैं बहुत स्पेसिफिकली नीड्स बोल रहा हूँ सर। उसकी नीड्स क्या हैं आप उसको समझो। ना अगर वो अकेला हैं तो आप उनके साथ आधे घंटे रोज बैठो ना, उतना समय निकालो। कितना बिजी होगा, 24 घंटे है ना, 18 घंटे काम करते होगे। अब तो 5 days a week कल्चर आ रहा है इंदौर में तो पर्टिकुलरली। मैं तो एक्सट्रीम की बात कर रहा हूँ सर। 18 घंटे खूब काम करते होगे आप, आधा घंटा तो निकाल ही सकते हो। और स्पेशली उनके लिए तो निकाल ही सकते हो जिनने इतना बड़ा बनाया आपको कि आप 18 घंटे काम कर रहे हो। अच्छा, आपने 2 चीज़ अभी जो इतना कोई कन्वर्सेशन हुआ तो मेरे को 2 चीज़ें उसमें समझ में आई। एक नीड्स और दूसरा बोलते हैं ना हम पैसे कमाने में लगे। लेकिन आप जो एक कॉज के लिए लगे हुए हैं, अब चूँकि आपकी भी एक पर्सनल लाइफ है, एक प्रोफेशनल लाइफ है और एक ये लाइफ है, तब जहाँ एक तरफ अब हम बात भी कर रहे हैं कि स्ट्रेसफुल वर्ल्ड है, उस चीज़ में आपको अपनी एक रूटीन भी देखना है, आपको अपनी एक प्रोफेशनल लाइफ को भी देखना है, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ को भी। देन टुगेदर ये जो आप काम कर रहे हैं इसमें भी कहीं ना कहीं से फंड्स तो लगते हैं। मतलब कोई भी काम बिना अर्थ के होता नहीं है, अर्थ मतलब मनी। तो ये चीज़ें कैसे आप मैनेज कर पाते हैं, या कौन इंदौर के वो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, और नहीं भी करते हैं तो अब किन लोगों को आपके साथ आगे आना चाहिए, और इस कॉज को सपोर्ट करने के लिए आपकी संस्थान आशांजलि को इंदौर से क्या नीड लगती है, क्योंकि ये बढ़ रही हैं और बट ऑब्वियसली ये अभी बढ़ती जाएंगी तो आपको भी अपना इंफ्रा रिसोर्सेज, जैसे मैंने वो काउंसलिंग सेंटर की बात करी, क्योंकि हम अगर प्रोएक्टिवली ये चीज़ कंट्रोल कर लेंगे तो ये बढ़ेंगी नहीं। एक होता है ना कि भाई आप ट्रीटमेंट पहले ही ले लो बीमार होने के पहले, कि वो उतनी बीमारी बढ़े ही नहीं। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को या इस सिस्टम को हमें और ड्राइव करना है तो कैसे, क्या सोसाइटी उसका पार्ट बन सकती है? सर देखिए, मतलब फर्स्ट जो आपने बोला कि कैसे उस प्रोजेक्ट को रन किया जा रहा है, तो टच वुड ईश्वर की कृपा है कि मैंने 2 साल कंप्लीट कर लिए हैं और वो अभी तक पूरा जन सहयोग से ही करे। ओके, है ना, ठीक है। मतलब देयर आर अप्स एंड डाउन्स, देयर आर नंबर ऑफ अप्स एंड डाउन्स। कई बार ये अवस्था होती है कि हमको सोचना पड़ता है यार अब क्या करेंगे। हाँ, मतलब कई बार वो सिचुएशन आती है, बट जब आप किसी अच्छे कार्य में लगे होते हो तो ईश्वर भी परीक्षा लेता है पर काम कर देता है। तो वो स्टेट होता है सर कि जन सहयोग से कहीं ना कहीं रन हो रहा है। एंड इंदौर को या हमारे आसपास के जितने भी हमारे लोग हैं उनको कैसे जुड़ना चाहिए, तो मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मतलब नॉट ओनली इन आशांजलि, आप जिस एरिया में रहते हो, आपके आसपास जो वृद्धाश्रम हो, आपके आसपास जो बाल आश्रम हो, या जो भी कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे लोगों को शेल्टर दिया जाता हो, आप वहाँ जाएं, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, अपने घर में अपने बच्चों का बर्थडे, अपनी मैरिज एनिवर्सरीज उनके साथ सेलिब्रेट करें। उससे एक तो अपना जो मेन पर्पस है कि हमको जो बच्चों में जो इमोशनल कनेक्ट और इन सब की हम बात कर रहे थे, एक तो वो जनरेट होना शुरू होता है जब वो देखते हैं इतने क्राउड में इतने सारे लोग हैं, जब इतने सारे लोग उनको सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद देते हैं, उनको प्यार करते हैं, तो वो एक इमोशनल वो कहीं ना कहीं डेवलप होता है बच्चों में अभी से ही। प्लस जब आप जैसे हम लोग जाके वहाँ, भाई हम बाहर सेलिब्रेशंस करते ही हैं ना, हम हमारी मैरिज एनिवर्सरी होती है तो वी नेवर सी कि हम लोग कितने की साड़ी हमारी वाइफ को गिफ्ट कर रहे हैं या कितना हम खर्चा कर रहे हैं उस दिन या हमने क्या गिफ्ट करा, हम उसकी वैल्यू नहीं करते। वैल्यू गिफ्ट की होती, पैसों की नहीं होती उस दिन। तो भाई आप थोड़ा सा समय निकाल के वहाँ चले जाएं, आप जिस एरिया में हो। हर एरिया में आज तो इंदौर में अगर आप देखेंगे तो आप मान के चले मतलब हर एरिया में एक ना एक ओल्ड एज होम चल रहा होगा सर। ओके, अप्रॉक्स अभी लगभग आपको अगर कुछ नंबर्स फिगर्स पता हो तो कितने ओल्ड एज होम हो गए? और 20 तो मैं जानता हूँ, 20 आप जानते? 20-22 ओल्ड एज होम्स तो मैं जानता हूँ कि चल रहे हैं। मतलब हाँ, बड़े स्केल पे छोटे स्केल पे सब चल रहे हैं। और इवन अभी तो आईडिया भी एक प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, सीनियर सिटीजन कॉम्प्लेक्स जी, जिसमें बेसिकली वो पेरेंट्स को वो जगह या वो फ्लैट्स मिलेंगे जिनके बच्चे एब्रॉड सेटल्ड हैं या दूसरे शहरों में काम के लिए सेटल्ड हैं, लेकिन उनको अब वही जो केयर की ज़रूरत है, क्योंकि घर में वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है। मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो ठीक है, क्लोज सोसाइटी में आप रह रहे हैं तो फिर भी आस पड़ोस वाले हेल्प कर देते हैं,
लेकिन कई जगह होता है कि भाई आसपास भी कोई नहीं होता है, तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट अभी इवन आइडिया भी लेके आ रहा है? सर आइडिया ला रहा है, इट इज़ वेरी गुड कि वो ऐसा इनिशिएटिव ले रहे हैं, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जब भी हम ओल्ड एज केयर की बात करते हैं या जीरियाट्रिक केयर की बात करते हैं तो वही या तो वृद्ध को अस्पताल की आवश्यकता होती है या उनको उनके घर की आवश्यकता होती है, तो हमको उसके बीच का कुछ निकालना पड़ता है। हाइब्रिड होना चाहिए, दोनों का मिक्स होना चाहिए। दोनों का मिक्स होना चाहिए कि भाई उनको एक ऐसे सेटअप में रखा जाए जहाँ पे मेडिकली उनको हम इक्विप्ड उनको असेस कर पाएँ, और जब हमको लगे कि यस इट इज़ अ टाइम कि उनको अपने को मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है तो उनको हमको पूरी ट्रीटमेंट फैसिलिटी में रखना चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं कि एक ऐसा प्रीमाइसेस होना चाहिए अब इंदौर में जहाँ पर अकोमोडेशन भी हो, सेम टाइम जो भी एक रूटीन ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो भी फैसिलिटीज होती हैं एंड नॉट ट्रीटमेंट। सर मेरा तो ये मानना है कि आप जस्ट वाइटल असेसमेंट्स और ये सब चीज़ें करते रहें, है ना। भाई उन्होंने प्रॉपर खाना खाया नहीं खाया, वो समय पे सो पा रहे नहीं सो पा रहे हैं, उनका हाइजीन लेवल कैसा है, वो अपना पूरा डेली रूटीन खुद मॉनिटर कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज़ को ध्यान में रख लें आप। अगर वो कहीं गड़बड़ आ रहा है तो यस डेफिनेटली दे नीड मेडिकल अटेंशन। तो एक उस चीज़ को मॉनिटर करना होता है। सर हम लोग ओल्ड एज होम में सिर्फ यही 4-5 चीज़ें मॉनिटर करते हैं, जहां हमको लगता है कि साहब गड़बड़ हो रहा है तो डेफिनेटली वी गो फॉर द मेडिकल हेल्प। हम लोग सीधे उनको एमवाई या फिर जो भी हमारे नियरेस्ट कंसल्टेंट जो हमको मिल सकते हैं हम उनके अप्रोच में जाते हैं कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है, हमको इनके लिए क्या करना चाहिए, आप सजेस्ट करें। ओके, तो आपको पता ही होगा कि वी आर लिविंग इन अ एरा ऑफ सोशल मीडिया, और आपने जैसे बार बार अभी सोशल मीडिया बोला भी कि सोशल मीडिया के थ्रू ही आप रीच आउट कर पाते हैं अगर उनके बच्चे मिल जाएं या उनसे कनेक्ट कर पाते हैं। अब लेकिन जो सोशल मीडिया पर्टिकुलरली इंदौर का हम देखते हैं तो इट इज़ मोर ओवर, एक तो पहले तो वो कहते हैं ना कि ड्रिवन बाय समवन एल्स है, उसमें कई बार हमारी जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो इतनी हाईलाइट नहीं हो पाती हैं, और चीज़ें बहुत सारी उससे आज भी निकाली जा सकती हैं। तो क्योंकि हम उसी प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, अब ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं इंदौर में या हम जैसे जो भी इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए हम जैसे प्लेटफॉर्म से, तो वो क्या वो हेल्प है? हम मतलब बीइंग अ डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म हम लोग आपको कैसे असिस्ट कर सकते हैं इन सारी चीज़ों में? सर देखिए, द फर्स्ट एंड मोस्ट रिक्वायर्ड हेल्प इज़ अवेयरनेस। ओके, बिकॉज अगर अवेयरनेस हो जाएगी लोगों में तो इस टाइप के केसेस नहीं होंगे। अवेयरनेस मैं वही जानना चाह रहा हूँ, किस टाइप की अवेयरनेस, मतलब आप कैसी अवेयरनेस करना चाहते हैं? हम एक तो होती है कि इमोशनल ड्रिवन हम लोग कुछ चीज़ें कंटेंट बनाएं, एक होता है कि आपके वहीं जो भी लोग हैं या जो भी पेरेंट्स हैं उनके थॉट्स हम लोग लोगों के साथ शेयर करें। तो क्या वो बोलेंगे प्रोसेस होना चाहिए, क्या वो तरीके होने चाहिए? क्योंकि हम लोग करने को तैयार हैं, कोई इश्यू नहीं है उस चीज़ में। सर इसमें अवेयरनेस अपने को बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट करनी पड़ेगी, मतलब जस्ट स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज, ओके, है ना, शॉर्ट स्टोरीज जिसके उस पर अपन समझा पाए, क्योंकि व्यक्ति पढ़ के उतना अच्छा नहीं सीखता जितना अच्छा देख के और सुन के सीख जाता है। तो शॉर्ट स्टोरीज जिसके अंदर उनको पता पड़ पाए कि वैल्यू ऑफ रिलेशंस क्या है। सबसे पहला वैल्यू ऑफ रिलेशंस व्यक्ति को समझ में आने लग गई तो उसको बाकी सारे पर्सपेक्टिव समझ में आने लग जाएंगे। वैल्यू ऑफ रिलेशंस, स्ट्रेस के ऊपर आप लोग कर सकते हैं, जितना स्ट्रेसफुल लाइफ है उसमें से आप कैसे समय निकालें। कहीं ना कहीं अपने को अपना इमोशनल वेलबींग भी देखना है, कहीं ना कहीं हमको हमारा साइकोलॉजिकल वेलबींग भी देखना है, कहीं ना कहीं हमको हमारा पूरा लाइफ स्ट्रक्चर भी देखना है। तो उसके ऊपर आप लोग कंटेंट दे सकते हैं।